रचना भारत भारती को याद करें तो मुझे लगता है कि पूरी वह परंपरा उसको हिंदी में कैसे उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ बैठे विचारें ये समस्याएं समझिए। तो उन्होंने अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में उस रचना में वो पूरी कैसे हमारा जो ज्ञान था, ज्ञान की शक्ति या जो परिपाटी की परंपरा थी, उस सबकी चर्चा उन्होंने की है। मुझे लगता है कि मैं वैसे तो बहुत बड़ा विषय है जिसकी चर्चा गुरु जी ने की है, दीक्षित जी ने। भारतीय दर्शन परंपरा की बात करें तो इतने सारे दर्शन भारतीय हैं। अद्वैत है, फिर उसकी प्रतिक्रिया में शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि आदि। उन सब में न केवल वैचारिक दृष्टि से अपितु भाव की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भी और प्रेम की दृष्टि से भी जो पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा है उसकी व्याख्या की जा सकती है। पूरा साहित्य, चाहे वो आदिकाल का हो, भक्तिकाल का हो, रीतिकाल का हो या आधुनिक काल का, हम देख सकते हैं कि हर रचना की एक दार्शनिक पृष्ठभूमि है और उस दार्शनिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी इस विचारधारा का एक प्रभाव हमें दिखाई देता है। हम भारतीय योग की बात जिसकी तरफ आदरणीय प्रोफेसर दीक्षित ने संकेत किया, चाहे वो पतंजलि हो या योग वशिष्ठ आदि हो, हम भागवत भक्ति की बात करें तो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, ये इन सभी संप्रदायों में वो परंपरा उद्घाटित होती है और उसकी व्याख्या बड़े विस्तार से सभी ने की है। अगर अध्यात्म की बात करें तो मन की साधना को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर और अखिल भारतीय स्तर पर हमने पूरा संत साहित्य हिंदी का देख लें, भक्तिकाल और रीतिकाल का, पूरा नीति साहित्य हम देख लें, भक्तिकाल और रीतिकाल का, तो वो जो ज्ञान के संस्कृत के तमाम ग्रंथों में वो जो ज्ञान सूत्र उपलब्ध है, उनकी पुनर्व्याख्या बल्कि पुनराख्यान इन रचनाओं के अंतर्गत हमें मिलता है। अगर भारतीय प्रेम की परंपरा की बात करें तो मध्यकाल में तुलसी ने जिसकी तरफ संकेत किया या कृष्ण भक्ति काव्य में जिसकी तरफ संकेत किया गया और किस तरह प्रेम पात्रों की दार्शनिक व्याख्या भी की गई, वो भी इसका एक प्रमाण है। और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मध्यकाल में वह जो रीति मुक्त काव्य में जिस प्रेम की प्रतिष्ठा की गई, जिसकी व्याख्या की गई, वो भी मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भों में प्रेम को जिस तरह से पाश्चात्य आईने में व्याख्यायित किया गया, वो हमारे यहाँ उस तरह की प्रेम की बात नहीं कि प्रसाद जी ने तो कहा ही पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। तो वो जो घनानंद का प्रेम है या जो रीतिमुक्त कवियों का प्रेम है या जो रसखान की कविता में जिस प्रेम की बात है या अष्टछाप के कवियों में जिस प्रेमा भक्ति की बात है, वो वस्तुतः भारतीय साहित्य में और भारतीय मूल्य परंपरा में ही विद्यमान है। इसको हम पाश्चात्य रचनाओं के अंतर्गत नहीं देख पाते। इसी तरह मुझे लगता है कि देह को लेकर, मस्तिष्क को लेकर, व्यायाम को लेकर, योग को लेकर, शिक्षा की परंपरा को लेकर हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे जो उदाहरण रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, वो एक अलग बात है कि वो किसी न किसी कारण से उनको नष्ट किया गया, लेकिन आज भी पूरा विश्व उपकृत है और कृतकृत है। वो मानता है कि भारत ने ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा काम किया। अगर हम शासकीय व्यवस्था की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र की व्यवस्था को देखें या सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को देखें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। प्राकृतिक गुणों को लेकर हमारे पूरे साहित्य में सत्य रज तम की जो चर्चा की गई है, सात्विक गुण, रजोगुण, तामसिक गुण, वो उसको भी अगर हम देखें तो वर्तमान संदर्भों में उसको चिकित्सा से जोड़कर, स्वास्थ्य से जोड़कर,
उसकी व्याख्या की जा रही है। चतुष्ट पुरुषार्थ की बात करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसी को हम देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसमें उसी को बार बार अलग अलग ढंग से प्रतिष्ठित करने का या पुनर्व्याख्यान करने का प्रयत्न किया गया। एक सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया, ये जो बोध है ये भारतीय चिंतन धारा में है। और आज हम कम से कम फिर से वो जो राष्ट्र के तत्व हैं, राष्ट्र की का जो प्रदेय है या राष्ट्र के प्रति जो दायित्व का निर्वाह है, उन सबको भी अगर हम देखें तो चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो या राष्ट्र विषयक जो कविताएं हों, स्वातंत्र की जो चेतना है, बोध है, हिमाद्रित कृष्ण से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ऐसे बहुत से गीत जो प्रसाद ने अपनी रचनाओं में दिए हैं। तो राष्ट्र का महत्व और इस सबके साथ साथ उत्सव बोध जो है वो भारतीय संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे यहाँ जो पर्व थे, समय समय पर अवसाद से निकलने की एक राह थी, वो प्रशस्त करने का काम हमारे, चाहे वो भक्ति से जुड़े हुए पर्व हों, सांस्कृतिक पर्व हों, राष्ट्रीय पर्व हों, सामाजिक पर्व हों, उन सबको हम देख सकते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, कोई विद्यार्थी बात कर रहा था, तो मैं वो हमारे यहाँ फाग उत्सव था, हमारे यहाँ काम उत्सव था। ये जो परंपराएं थी, ये वस्तुतः धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के दबदबे में कुछ हाशिए पर गई और विलुप्त हो गई। लेकिन फिर से मुझे लगता है कि जब हम भारत बोध की बात करते हैं तो इन सब परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में ही हम उसको याद कर सकते हैं। हमारे यहाँ मातृशक्ति की पूजा, मातृभूमि की पूजा, ये भी पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही प्रदेय है। उस संदर्भ में भी हम उसको देख सकते हैं। और यहाँ जो सर्व समावेशी व्यवस्था की बात है, समरसता की बात है, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही एक बिंदु है, मूल्य है, जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय जो वसुधैव कुटुंबकम की बात जो प्रारंभ में मैंने की, अरुणिय मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंचे जहाँ देश को मिलता है एक सहारा, ये तमाम पक्ष हैं, बिंदु हैं। क्योंकि तुलसी ने नाना पुराण निगम आगम की बात करके रामचरितमानस के माध्यम से या अपने अन्य विनय पत्रिका आदि ग्रंथों के माध्यम से जिन भारतीय मूल्य परंपराओं को, मूल्य बोध को पुनरुद्घाटित किया, वो निश्चित रूप से हिंदी ने उसे आत्मसात किया है। और इसी तरह अंक विद्या हो, ज्योतिष विद्या हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, जैसे 12 मासा है, षड्ऋतु वर्णन है, उसमें वर्णन का, इन सब का भी जो बोध है वो भी उसी तरह से हम उसको ज्ञान परंपरा से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे यहाँ अन्न की पूजा है, हमारे यहाँ नदियों की पूजा है, हमारे यहाँ पर्वतों को भी पूज्य स्थान दिया गया है। इसी तरह पशु पक्षियों की पूजा है, गौ की पूजा है, और ने संकेत भी किया था, हमारे यहाँ पीपल की पूजा है, तुलसी की पूजा है, ये सब भी, चंद्रमा की पूजा है, सूर्य की पूजा है, ये सब कुछ भी इसी ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ पक्ष है, जिसको हम देख सकते हैं। और इसी तरह आस्था की, विश्वास की, संकल्प की, समर्पण की जो अवधारणाएं हैं, वो पूरे भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ होती हैं। बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जहाँ हमने ज्योतिष शास्त्र को, मुझे लगता है कि मध्यकाल में बहुत से रचनाकार हैं जो नीति शास्त्र की जो संस्कृति परंपरा है उसकी पुनर्व्याख्या हिंदी के कवियों ने प्रचुर मात्रा में की है। पत्रा ये तिथि पाई वा घर के चौपास, ये जो बात बिहारी कहते हैं, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, तो पत्रा ही एकमात्र उपाय है तिथि के बोध का। तो तिथि का बोध कैसे होता था, और हम, हमारे बच्चे तो अब तिथियां भूल ही गए, अब तो उनको याद ही नहीं है कि एकादशी क्या होती है, द्वादशी क्या होती है। तो ये जो परंपरा है, इसको भी साहित्यकारों ने जीवित रखने का यथासंभव प्रयत्न किया है। और इसी तरह से बहुत सारे संदर्भों को लेकर जहाँ सौंदर्य बोध की बात है, उसमें भी जो उपमान जुटाए गए हैं, उन उपमानों में भी हम पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा को देख सकते हैं। तो उस पर भी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन अवतारों की बात करें तो सर्प अवतार, वराह अवतार, अर्धनारीश्वर का अवतार, नरसिंह अवतार, विष्णु के तमाम जो राम और कृष्ण रूप हैं, उनके अवतारों की बात है। उन सब में भी मुझे लगता है कि वही परंपरा है
जिसको आगे हमारे रचनाकारों ने बढ़ाने का प्रयत्न किया। पूरी संगीत की ज्ञान परंपरा, पूरे गायन की ज्ञान परंपरा गीति तत्व की दृष्टि से हम देख सकते हैं, और जो भारतीय आयुर्वेद की जिसकी चर्चा हो चुकी है, पाक कला की दृष्टि से भी पूरी ज्ञान परंपरा, इन सब बिंदुओं को हमारे साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने विशेष रूप से उद्घाटित किया है। अब एक तो उदाहरण से मैं अपनी बात को समाहार की तरफ ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि जो हमारी जो मूल्य परंपरा है, उस मूल्य परंपरा का भी पूरा ज्ञान परंपरा से सीधा सीधा रिश्ता बनता है। जैसे जीवन के मूल्यों के अर्जन की एक प्रक्रिया, मूल्यों के विकास की एक प्रक्रिया, और फिर इसी तरह मूल्यों को आत्मसात करने की दृष्टि से जो वैविध्य है, जैसे आत्मबल की दृष्टि से, आत्मविश्वास की दृष्टि से, स्वाभिमान की दृष्टि से, निर्भीकता की दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से, धैर्य की दृष्टि से, ऐसे बहुत सारे मूल्यों को हमारे साहित्यकारों में, चाहे गद्य हो या पद्य हो, नाट्य रचनाएं हो या कथात्मक रचनाएं हो, उनमें विस्तार से उन सबकी चर्चा की गई है। नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, बौद्धिक मूल्य हैं, सौंदर्य संबंधी मूल्य हैं, उन सब की चर्चा विस्तार से की गई है। उदाहरण हम सब जानते हैं कि जीवन की क्षण भंगुरता को लेकर माली यावत देखकर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुर नहीं कली हमारी बात, या इसी तरह से अगर हम आए हैं सो जाएंगे राजा फकीर, ऐसे तमाम तरह के उदाहरण इस बात के साक्षी हैं। मुझे लग रहा था पवन जी हिल रहे हैं थोड़ा, खैर, तो कुल मिलाकर अगर पूरे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल तक की बात नहीं करूंगा, अगर ऐसे तमाम सूत्रों में जो बातें कही गई हैं, रहीमन वे नर मर चुके जो कित मांगन जाए, उनते पहले ये मुझे जिन मुख दीक्षा दिलाए, या देख बदलती रुत यहाँ कोयल है गई मौन, दादुल अब बख्ता वह हमें पूछे कौन। ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक गहरा संदेश निहित है, और पूरा नीति साहित्य नीकी पे फीकी लगे और फीकी पे नीकी लगे, ये दोनों जो दोहे हैं, ये भी इस बात के प्रमाण हैं। कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा चयन करना चाहिए, ये तमाम पक्ष हैं जीवन में, जो जिसको हम जीवन जीने की कला है, वो हमारी मूल्य परंपरा है। तो वो इन तमाम बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए विराम देना चाहिए, नहीं तो पवन जी अब खड़े होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।